अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। आज हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, कंज्यूमर्स बिहेवियर एंड इट्स एनालिसिस, यानी कि रवैया सारिफ का तज्ज़िया। अब अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें तो वही चीज़ें जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि इंसान जो दुनिया के किसी भी खित्ते में जहाँ भी बस रहा हो, ख्वाहिशात की कसरत और ज़राए की किल्लत एक बहुत मेजर मसला है जो इंसान को दरपेश है। लिहाजा अपनी ख्वाहिशात को महदूद व ज़राए में वसाइल में पूरा करने के लिए इंसान जद्दोजहद करता है, तगोदो करता है, और उसकी तगोदो का मकसद यही होता है कि वो कम से कम मुसारिफ में कम से कम अखराजात करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। इसी फ़ायदे को, इसी जद्दोजहद को, इसी तवाज़ुन को रवैया सारिफ कहते हैं। गोया तस्कीन की इंतहाई सतह हासिल करने में सारिफ का शऊर एक नफ्सियाती तराजू का काम करता है कि किन ख्वाहिशात को पूरा किया जाए और किन को छोड़ दिया जाए, और इस बात का भी ख्याल रखता है कि महदूद वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल हो और सारिफ अपने महदूद वसाइल से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। अब हमें रवैया सारिफ को समझने के लिए कुछ मुआशी इस्तिलाहात की ज़रूरत है। वो तमाम चीज़ें आपको पहले से पता हैं, एक्चुअली आपके जहन में हैं, लेकिन उनको किस तरह से कौन सी हम इकनॉमिक टर्म्स उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ें अब हम देखेंगे। सबसे पहले जो है हमारे पास वो कदर है। कदर से मुराद किसी शय की वो क़ुव्वत या ताकत है जिसके बदले वो दूसरी शय की ख़ास मिक़दार हासिल करने की सलाहियत रखती है। यानी कि आसान अल्फाज में किसी शय की कदर से मुराद इस शय की वो ताकत है जिसके एवज़ वो दूसरी शय की इकाइयाँ हासिल करने की क़ुव्वत रखती है, वही इसकी कदर कहलाती है। यानी कि अगर आप एक किताब के एवज़ 10 पेंसिलें ख़रीद सकते हैं तो ये उस किताब की कदर है कि वो 10 पेंसिलें ख़रीद सकती है। फिर हमारे पास आ गया कीमत। किसी शय की कदर को दौलत के एवज़ ख़रीदने की सूरत में हम जो पे करते हैं वो उस शय की कीमत होती है। मसलन अगर हम देखें कि एक किताब है वो 10 पेंसिलें ख़रीद सकती है, तो एक किताब की कदर 10 पेंसिल है। लेकिन अगर हम उस किताब को रुपये के एवज़ ख़रीदें कि 100 रुपये की किताब है, तो वो 100 रुपये उसकी कीमत बन जाती है। किसी शय में कदर की मौजूदगी के लिए दर्ज झैल 3 औसाफ का होना ज़रूरी है। वस्फ़ की जमा है औसाफ। अफ़ादा कमियाबी और इंतकाल पजीरी। अफ़ादा पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी शय की वो क़ुव्वत, सलाहियत या ख़ूबी जिससे इंसानी ख्वाहिशात की तस्कीन होती है, इसलिए अफ़ादा की मौजूदगी किसी शय की कदर की पहली शर्त है। कदर यानी कि आम ज़ुबान में अगर देखें, हम किसी शय की कदर करते हैं अगर वो चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाती है उसकी कदर नहीं है, जैसे कि पानी है, जैसे कि हवा है, जैसे कि रोशनी है, जैसे कि धूप है, तो इसलिए सबसे पहली शर्त कदर होने के लिए अफ़ादा है, यानी कि जिससे हमारी किसी हाजत की तस्कीन हो। ज़ाहिर बात है जो चीज़ हमारे काम की हो हम उसी की कदर करते हैं। दूसरी शर्त है कमियाबी। कमियाबी से मुराद ज़राए की किल्लत है। मादी ज़राए गंदम, आटा, घी, फर्नीचर, चावल हमारी तलब के मुकाबले में कमियाब हैं, जबकि हवा, पानी, रोशनी कमियाब नहीं है। तो कमियाब अशिया की कीमत अदा करनी पड़ती है, लिहाजा किसी शय की कदर के लिए उसकी कमियाबी भी अहम शर्त है। सपोज़ हम पानी की कदर कर लेते हैं कि वो हमें चाहिए होता है, हम उसकी हमें पीने के लिए दस्तयाब है, मतलब अफ़ादा है हमारे पास उसमें, लेकिन ये है कि अगर कमियाब नहीं है वो, लिहाजा इसलिए हम उसकी कदर बहुत कम करते हैं। फिर आ गया इंतकाल पजीरी। ऐसी चीज़ जो एक जगह से दूसरी जगह, एक शख्स से दूसरे शख्स पर मुंतकिल हो सके, वो मुआशी नुक्ता नज़र से कदर रखती है। इंतकाल पजीरी भी लाजमी शर्त है। अगर कोई चीज़ दूसरे बंदे को मुंतकिल ही नहीं हो सकती, आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो किसी दूसरे बंदे को मुंतकिल नहीं हो सकती, तो आपके लिए तो हो सकता है उसकी कदर हो, लेकिन दूसरे बंदे के लिए उसकी कोई कदर नहीं होती। सपोज़ आपके पास कोई गोल्ड मेडल है, तो वो आपके लिए तो वो कदर रखता है, आपके लिए तो वो एक आपकी इमोशनल अटैचमेंट है उसके साथ, लेकिन किसी दूसरे बंदे के लिए वो कोई कदर नहीं रखता। अब दौलत है। दौलत से मुराद हर किस्म की करेंसी, सोना, चांदी, प्रॉपर्टी वगैरह ली जाती है, जबकि इल्म मुआशरत में दौलत से मुराद वो अशिया जो इंसानी ख्वाहिशात को पूरा करें, तलब के मुकाबले में कमियाब हों और कदर की बुनियादी शराइत इनके अफ़ादा, कमियाबी और इंतकाल पजीरी को पूरा करे, दौलत कहलाती है। सर्फ़ के मायने किसी शय या ख़िदमत के इस्तेमाल से बराह रास्त इस्तिफ़ादा हासिल करना, जैसे कि आपको भूख लगी है, आप रोटी खा लेते हैं, आप रोटी को सर्व कर रहे हैं। आपको प्यास लगी, आप पानी पी लेते हैं, आप पानी सर्व कर रहे हैं। तो इसी तरह इंसान को जो बराह रास्त तस्कीन मिलती है, और इसी तरह हुकूमत अवाम की फ़लाह बहबूद पर जो अखराजात उठाती है वो सर्फ़ कहलाते हैं।
फिर है सारिफ़। सारिफ़ का लफ्ज़ सर्फ़ से माखूज़ है। मुआशी इस्तिलाह में सारिफ़ से मुराद अशिया व ख़िदमात का ख़रीदार और इस्तेमाल करनिंदा है जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के लवाज़िमात हासिल करके उन्हें अपने मकासद की तकमील के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। मिसाल के तौर पर कलम लिखने के लिए, किताब पढ़ने के लिए, रोटी खाने के लिए, बिजली रोशनी हासिल करने के लिए। बराह रास्त इंसान अपनी ज़रूरियात पूरी करता है, लिहाजा माशी एतबार से अशिया और ख़िदमात के इस्तेमाल करनिंदा को हम सारिफ़ कहते हैं। अब हम आते हैं अफ़ादा में। अफ़ादा को कुछ मज़ीद हम देखते हैं कि अफ़ादा को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। अफ़ादा, मुख्ततिम अफ़ादा और कुल अफ़ादा। अफ़ादा से मुराद किसी शय की वो खूबी है जो इंसानी ख्वाहिशात की तस्कीन करे। अब अफ़ादा को समझने के लिए हम ये देखते हैं, एक गोशवारा बनाया है, इसको हम गोशवारा कहते हैं, जो टेबल बना होता है। मौशी इस्तिलाह में इसको हम गोशवारा कहते हैं। इसको शेड्यूल भी कहते हैं, इसको स्केजुअल भी कहते हैं, लेकिन इसको बेसिकली हम गोशवारा कहते हैं। अब हमारे पास है पानी का पहला गिलास हमने पिया, हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, इतनी ज़्यादा हलक में कांटे चुभ रहे थे। हमने पानी का पहला गिलास पिया, सपोज़ उसने हमें 16 यूनिट इफ़ादा दिया, ठीक है, और मुख्ततिम अफ़ादा हमारा हो गया 16 यूनिट। अब दूसरे गिलास ने हमें कुल अफ़ादा हो गया हमारा 28 यूनिट, ठीक है, यानी कि एक गिलास पानी पिया उसका अफ़ादा था 16 यूनिट। अब दूसरा गिलास पानी पिया तो उसका अफ़ादा हो गया 28 यूनिट। कुल अफ़ादा से मुराद है कि तमाम इकाइयों से, यानी कि आप जितना करते जाते हैं वो तमाम इकाइयों से हासिल होने वाला अफ़ादा कुल अफ़ादा कहलाता है। और मुख्ततिम हम कहते हैं तब्दीली को। तो हर अगली इकाई से जो हासिल होने वाला अफ़ादा है वो मुख्ततिम अफ़ादा कहलाते हैं। अब आपने पानी का दूसरा गिलास पिया तो कुल अफ़ादा हमारा हो गया 28। इसका मतलब है 16 एक इकाई का था, 28 दो इकाइयों का हो गया। अब हम ये देखेंगे कि पहली का तो हमें पता था उसने 16 दिया। अब हम ये देखेंगे कि दूसरी इकाई ने टोटल कितना फ़ायदा दिया, तो उसके लिए हम 28 में से 16 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ गया 12, यानी कि दूसरी इकाई ने हमें 12 फ़ायदा दिया। तीसरी इकाई पीने से हमारा कुल फ़ायदा हो गया 36। तो जब हमने 28 और 36 का डिफरेंस निकाला तो हमारे पास मुख्ततिम फ़ायदा हो गया 8। चौथी इकाई से 40 हो गया तो मुख्ततिम अफ़ादा 4 हो गया। पाँचवीं इकाई पे 40 हो फिर रहा और मुख्ततिम अफ़ादा हमारा यानी कि 0 रहा। उसके बाद छठी इकाई पे हमारा कुल अफ़ादा 36 हो गया और हमारा मुख्ततिम अफ़ादा -4 रहा। अब इब्तदाई अफ़ादा है जो किसी भी शय को इस्तेमाल करने के से जो पहली इकाई इस्तेमाल करने से अफ़ादा हासिल होता है वो इब्तदाई अफ़ादा होता है। मुख्ततिम अफ़ादा है कि किसी शय की अगली या आखिरी इकाई को इस्तेमाल करने से हासिल होने वाला अफ़ादा मुख्ततिम अफ़ादा कहलाता है। और कुल अफ़ादा तमाम इकाइयों को हासिल करने से हासिल होने वाला अफ़ादा कुल अफ़ादा कहलाता है। अब जो मुख्ततिम अफ़ादा होता है ये हमेशा गिरता है। जैसे कि आप पहला गिलास पानी का पिएंगे डेफ़िनेटली वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा, उसने 16 यूनिट अफ़ादा दिया। अगर आप दूसरा गिलास पानी का पिएंगे वो आपको अफ़ादा ज़रूर देगा, लेकिन अफ़ादा पहले की निस्बत कम देगा। तीसरा गिलास पिएंगे, इसकी जगह आप कुछ भी कर सकते हैं। आप एक बहुत भूख लगी है, एक सेब खा लेते हैं, वो आपको 16 अफ़ादा दे रहा है। दूसरा सेब आपको 12 देगा, तीसरा 8 देगा। कब तक अफ़ादा दे सकते हैं? फाइनली एक ऐसी स्टेज आएगी जब मज़ीद अफ़ादा नहीं होगा और उसके बाद अफ़ादा हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो जहाँ हमारा मुख्ततिम अफ़ादा 0 होता है वहाँ कुल अफ़ादा ज़्यादा से ज़्यादा होता है। ये सारिफ़ का नुक्ता सैरी होता है, यानी कि सारिफ़ सेटिस्फेक्शन हासिल कर लेता है। इससे ज़्यादा जो है वो सारिफ़ को अफ़ादा नहीं मिल सकता, तो ये नुक्ता तस्कीन कहलाता है। अब मनफ़ी अफ़ादा है, कब तक आप पानी पीते रहेंगे, खाते रहेंगे। एक ऐसी स्टेज आती है कि जब आप उसको मज़ीद उस पर कंज्यूम करते हैं तो आपका जो अफ़ादा होता है वो नेगेटिव हो जाता है। तो नुक्ता तस्कीन के बाद अगर किसी शय के इस्तेमाल को जारी रखा जाए तो अफ़ादा 0 के बाद मनफ़ी हो जाता है। गोशवारा में छठे गिलास का अफ़ादा मनफ़ी रुझान लिए हुए है। अब हम देखते हैं इसकी वजाहत हम डायग्राम से भी कर सकते हैं। तो हम डायग्राम बनाते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि डायग्राम जो है वो गोशवारा है, उससे हम डायग्राम करते हैं। और डायग्राम बनाने का मैं आपको तरीका बताती हूँ कि हम डायग्राम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले अब डायग्राम बनाने का तरीका ये है, जैसे आपने मैट्रिक में देखा होगा कि हम एक्सिस लेते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये भी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ हमारे पास एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ हमारे पास जो है वो वाई पॉजिटिव है जबकि एक्स नेगेटिव है। यहाँ हमारे पास एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, यहाँ दोनों नेगेटिव है हमारे पास। तो इसी तरह से ये हम इस तरह से बनाते हैं। अब हम मुआशियात में नॉर्मली
जितनी हमें ज़रूरत होती है वो हम लेते हैं। तो ज़्यादातर हम ये वाला इतना पोर्शन लेते हैं पॉजिटिव वाला। ये हमारे पास आ गया 0 और ये हमारे पास आ गया एक्स एक्सिस और इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस या वाई महवर। अब हम देखते हैं कि हमने यहाँ क्या चीज़ लेनी है। तो यहाँ हम लेते हैं इकाइयाँ। यहाँ पे हम लेते हैं मुख्ततिम अफादा, इसको हम मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं, या अगर हम कुल अफादा लेना चाहें तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल यूटिलिटी। तो अब हम इकाइयाँ लेंगे 1 2 3 4 और ये 5। याद रहे कि मैंने इसको रेंडमली बनाया है, इसलिए जो है वो ये जो डिफरेंस है इनमें, ये जो पॉइंट्स है इनमें जो डिफरेंस है ये कम या ज़्यादा है। लेकिन आप लोगों ने इसको बिल्कुल स्केल के हिसाब से बनाया। जितना 0 से 1 में फ़र्क है उतना ही 1 से 2 में होना चाहिए, उतना ही 2 से 3 में। अब देखेंगे हमारे पास ये टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम जा रही है 40 तक, तो उसको हम ले लेंगे। आपने जितना डिफरेंस लेना है, 5 का डिफरेंस लेना है, 10 का लेना है, 15 का लेना है, 20 का लेना है, वो लेने, लेकिन आपका डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर हम सपोज़ 8 का डिफरेंस लेते हैं, 8 फिर 16 32 एंड 40। तो अब हम जब लेंगे तो पहली इकाई पे हमारा अफादा कितना था 16, यानी कि यहाँ से इसको पहली इकाई को 16 के साथ मिला दिया। दूसरी इकाई पे हमारा अफादा था 28, 32 से थोड़ा सा नीचे। तीसरी इकाई पे हमारा अफादा था 32 के बाद हमारा 28 था। 28 के बाद हमारा अफादा था, अगर हम देखें तो ये हमारे पास आ गया। इसी तरह से हम लेते जाएंगे पॉइंट्स, तो ये हमारे पास कुल अफादा आ जाएगा, जो कि ये शो कर रहा है कि पहले 16 था, फिर 28 हो गया, फिर 36 हो गया, फिर 40 हो गया, 40 हो गया। अब ऑन द सेम हैंड अगर हम इस तरह से लें तो ये हमारे पास वाई एक्सिस पे मुख्ततिम अफादा आ गया, एक्स एक्सिस पे हमने इसकी इकाइयाँ ले ली। अब हम बिल्कुल वैसे ही इसको नीचे ड्रॉ करेंगे जैसे कि हमने यहाँ गोशवारे में देखा। ये जो हमारे पास है मुख्ततिम अफादा, इसको हम इकाइयों के साथ, इसको इन इकाइयों के साथ हम ड्रॉ करेंगे। तो अब अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास मुख्ततिम अफादा है। पहली इकाई पे मुख्ततिम अफादा 16 था, दूसरी पे मुख्ततिम अफादा यहाँ 12 था, तीसरी पे मुख्ततिम अफादा 8 था और चौथी पे मुख्ततिम अफादा 4 था, पाँचवीं पे मुख्ततिम अफादा 0 था और छठी पे मुख्ततिम अफादा -4 था। तो इस तरह से इन तमाम पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास मुख्ततिम अफादा आ जाएगा, जिसको हम मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं। तो ये आपका आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसकी आप प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी डायग्राम बनाने की आपकी प्रैक्टिस होगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और इसकी प्रैक्टिस करें, और जितनी भी आप बच्चियाँ जब अपनी आप अटेंडेंस भेजती हैं तो आप मुझे उसकी, ये जो आप प्रैक्टिस कर रही हैं इसकी मुझे पिक बना के आप सेंड करें अपने रोल नंबर के साथ। अल्लाह हाफिज़।